बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं उबैदुल्लाह हूँ और हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिज़नेस हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था और उसकी जनरल इंट्रोडक्शन करवाई थी। आज कुछ स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, उनमें से एक फ़ीचर की हम बात करेंगे और वो है कि मैथमेटिक्स के ये जो इक्वेशंस हैं, तरह तरह के इक्वेशंस, ये वर्ड में कैसे लिखे जाते हैं। तो चले जी शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन एडिटर। पहले ये इक्वेशन एडिटर जो है ये अलग से आता था, लेकिन अब ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वर्ड के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया है और आपको इंसर्ट मेन्यू में राइट साइड पर ये इंसर्ट टैब पर राइट साइड पर माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन एडिटर मिल जाता है। चले मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा जी, ये इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा बताने से पहले मैं ज़रा आपको एक नेट से डाउनलोड की हुई एक थोड़ा सा टेक्स्ट बताता हूँ। ये ज़रा देखिए। पहली बात तो ये कि किसी और लैंग्वेज में है, मुझे ज़री समझ नहीं आ रही, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी काम उन्होंने टाइप किया हुआ है इंग्लिश सारी, लेकिन फार्मूले उन्होंने जो है ना हैंड रिटन लिखे हुए हैं। ठीक है ना। ये आपको हम बचपन में पेपर देते थे तो तब भी यही सिचुएशन होती थी। पेपर सारा टाइप होता था लेकिन दरमियान में फार्मूले जो हैं वो इस तरह लिखे जाते थे। और वजह क्या थी कि भाई फार्मूले लिखने का उनके पास जो है ना कोई रास्ता नहीं था। तो अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सहूलत अल्लाह का शुक्र है अब हमारे पास अवेलेबल है। तो ये अब कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब मेरा ख्याल में आपको इंट्रोडक्शन में ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। बिजनेस स्पेशली फाइनेंस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। ठीक है। समटाइम टीचर्स विल रिजॉर्ट टू राइटिंग मोर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बाय हैंड, जैसे अभी आपने देखा, इवन व्हेन यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर टू क्रिएट रेस्ट ऑफ द टेस्ट। तो बाकी टेस्ट जो है वर्ड प्रोसेसर में होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो हैं ये हैंड से रिटन होते हैं। This might be so because the teacher is not familiar with not infrequently embedded equation editor. तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन एडिटर से एक बंदा फेमिलियर ना हो तो वो इस तरह के काम करता है। Microsoft Word program contains such an equation editor. In this presentation, you will learn how to use the equation editor to create a number of complex equations common to more advanced business courses. एडवांस बिजनेस कोर्सेज में मैथ खुद ब खुद आ जाता है। लोअर लेवल पे भी होता है, एडवांस लेवल पे तो पक्की पक्की बातें का होता है और हर एरिया में होता है। एचआर में होता है, मार्केटिंग में होता है, फाइनेंस में तो होता ही है। Nonetheless, the skills learned here can be used with the simpler, more frequently encountered equation of high school physics, mathematics and statistics. जो कुछ हम आपको सिखाएंगे ये आप फिज़िक्स वालों के भी काम का होगा, ये मैथ्स वालों के भी काम का होगा, स्टैटिस्टिक्स वालों के भी काम का होगा। Students also need to know Microsoft Equation Editor. This will be clear as this presentation proceeds. तो ये टीचर ही नहीं, स्टूडेंट्स को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है असाइनमेंट्स वगैरह में या फाइनल थीसिस में कई दफ़ा फार्मूले लिखने पड़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ऐसी सिचुएशन ना हो। ओके, राइट एन इक्वेशन और फॉर्मूला।
Office has equations that you can readily insert into your document. कुछ इक्वेशन तो ऐसे हैं कि जो पहले से बने बनाए मौजूद है ऑफिस में, और जब आप इंसर्ट मेन्यू में इक्वेशन टूल पे इधर क्लिक करते हैं तो आपको बिलफर्ज सर्कल का फार्मूला, बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला, बाज़ और फार्मूले भी अगर आप इसे नीचे ड्रैग करें तो आपको नज़र आ जाएंगे। ये तो मैंने खैर एक स्क्रीनशॉट आपके लिए रखा हुआ है। तो कई फार्मूले जो है ना आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का फार्मूला बना सकते हैं, और अगर आप उनसे मुतमईन नहीं हैं तो आप अपने इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। करना आपने क्या है, करना आपने ये है कि आप इंसर्ट टूल में इंसर्ट टैब पे इक्वेशन को, और ये इंसर्ट में इक्वेशन आप राइट पे देखेंगे तो आपको ये सिंबल नज़र आएगा, पाई का सिंबल, इससे आप पहचान लेंगे, बड़ा सा लिखा होता है। After you insert the equation tool design tab opens। ये अब इक्वेशन के लिए अपना एक टेब है, वो खुद ब खुद ओपन हो जाता है, और फिर आप उस पर बाकी काम कर सकते हैं। इक्वेशन टूल्स डिज़ाइन टेब, ये क्या होता है, ये आने वाले स्लाइड में आपको नज़र आ जाएगा। इक्वेशन डिज़ाइन टूल्स, ये कुछ बेसिकली तो ये थोड़ा सा लेफ़्ट पे होता है, फिर दरमियान में ये होता है और आखिर में ये होता है, एक लाइन में होता है, या रिबन में एक लाइन पे होता है। लेकिन मैंने ज़रा एक पेज पे आसानी से शो करने के लिए इसको अलग अलग भर के बता दिए। आपको ज़रूरत ज़्यादातर इन सिंबल्स की होगी। ये जो मैथ्स में इस्तेमाल होने वाला सिंबल है, प्लस माइनस का सिंबल है, इन्फिनिटी का, इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू का, ये टिल्ट साइन, ये मल्टीप्लाई का सिंबल, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल होते हैं। डिवाइड है, इस तरह दुनिया जहाँ के सिंबल है, लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, माइनस आर प्लस, एक तो होता है ना प्लस आर माइनस, एक होता है माइनस आर प्लस। इसी तरह सिंबल आपने देखे होंगे मैथ्स में मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल होने, तरह तरह के रूट्स देखे होंगे, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, और इसी तरह के रूट जो है ना बेसिकली एक पावर 1/4 कह दें इस तरह। यूनियन, इंटरसेक्शन सिंबल, पाई, या एम्प्टी सेट का सिंबल, परसेंट का सिंबल, फ़ारेनहीट सेंटीग्रेड का सिंबल वगैरह वगैरह। तो दुनिया जहाँ के सिंबल्स आपने के पास अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये तो पिक्चर है मैंने उठाई हुई है, लेकिन अगर आप वर्ड में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के और सिंबल भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक बात तो ये। फिर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, उन स्ट्रक्चर को आप इस्तेमाल करके तरह तरह के और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। एक तो फ्रैक्शन का स्ट्रक्चर है जिसमें आप एक नंबर को दूसरे पे डिवाइड करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रैक्शंस हैं उनको लिखने में हेल्प करता है। इस तरह ये स्क्रिप्ट का है जिसमें सुपर स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। वैसे तो आपको वर्ड में मैं पहले भी थोड़ा बहुत सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट बता चुका हूँ, लेकिन जो पावर आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है ना, सब स्क्रिप्ट में, वो उधर नहीं मिलेगी। रेडिकल साइन है। अब यहाँ पर देखिए ना, एक ये वाला है, ये वाला, ये वाला, इसके अलावा और 10 और नहीं है। लेकिन अगर ये पावर 5 हो जाए, 7 हो जाए, कुछ और हो जाए, तो जनरल आपको यहाँ पर मिलेगा। ये इंटीग्रेशन साइंस, तरह तरह के इंटीग्रेशन साइंस जो मॉडर्न मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर जो बिलफर्ज आप अरिथमेटिक मीन में कहते हैं एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ, वो सम का सिंबल यहाँ मिलेगा। तरह तरह के ब्रैकेट्स, ट्रिग्नोमेट्री के साइन, कोसाइन, टेंजेंट वगैरह सिंबल यहाँ मिलेंगे। इसी तरह किसी सिंबल के ऊपर तरह तरह के इसके ऊपर या नीचे तरह तरह के जो इशारे आप लगा लेते हैं, एक डॉट, दूसरा डॉट, डैश वगैरह लाइन लगा लेते हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगे।
मॉडर्न मैथमेटिक्स में वो लिमिट का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, लॉगरिथम का कंसेप्ट तो खैर पुराने मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है, वो आपको यहाँ मिलेगा। तरह तरह के ऑपरेटर मिलेंगे, मैट्रिसेस के लिए मिलेंगे। तो ये दुनिया जहाँ के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इनमें से चंद एक इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बता भी दूंगा। अच्छा जी, अब एक अहम बात ये भी है कि इस चीज़ का मार्केटिंग में क्या रोल है, इसका फाइनेंस में क्या रोल है, इसका एचआर में क्या रोल है। तो एक बात आप याद रखें कि यहाँ पर मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको मार्केटिंग के फार्मूले पढ़ाऊँ और उनका डेफिनेशन सिखाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने एक लिख ली, मार्केटिंग एक्सपेंस टू रेवेन्यू रेशो। भाई हम ये देखना चाहते हैं कि हमने रेवेन्यू कितना जनरेट किया एक पर्टिकुलर ईयर में, और उसी साल में मार्केटिंग एक्सपेंस कितना हुआ। यानी एक तरह से मार्केटिंग पर हमारा कितना पैसा लगा और हमारे सेल्स कितनी हुई। मार्केटिंग पर 1,000 रुपये लिखे और सेल्स जो है ना बिल्कुल 50,000 की हुई। तो इन दोनों का आपस में रेशो क्या चल रहा है, ये एक अहम मैट्रिक है जो मार्केटिंग का मैनेजर देखना चाहेगा कि जो पैसे मैंने लोगों को खिलाए हैं अपने स्टाफ को, उस पर उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है ना। इसका फार्मूला है मार्केटिंग एक्सपेंस टू रेवेन्यू रेशो इक्वल टू, और ये वर्ड की ये फैसिलिटी इस्तेमाल करके लिखी गई है, टोटल मार्केटिंग कॉस्ट वो डॉलर्स में एंड टोटल रेवेन्यू जनरेटर वो भी डॉलर में। तो इससे आपके पास जो है ना वो रेशो आ जाएगी। ये मार्केटिंग मैनेजर के लिए या डायरेक्टर के लिए बड़ा अहम है ये आइडिया, ठीक है ना। इट इज़ अ सिंपल एग्जांपल फ्रॉम मार्केटिंग, ठीक है, कि इक्वेशन मार्केटिंग में भी इस्तेमाल होती हैं। आगे जाते हैं। ये एक एग्जांपल है कॉस्ट अकाउंटिंग से। हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगेन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का इससे ताल्लुक़ है कि जी आपका हम साल में कितनी दफ़ा चीज़ मंगाएं, किसी चीज़ को हम ऑर्डर कितनी दफ़ा करें, ठीक है ना। और ये कि एक ऑर्डर में कितनी चीज़ मंगवाएं, एक ऑर्डर में कितनी चीज़ मंगाएं, ये है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक ऑर्डर में कितनी चीज़ मंगाएं, ठीक है ना। असल में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कॉस्ट होते हैं। एक तो सालाना डिमांड होती है एक चीज़ की। बिलफर्ज आपके दुकान में आपके बिलफर्ज एक शॉप है और उसमें कोई चीज़ बिकती है। बिलफर्ज एक ख़ास किस्म की कापियाँ बिकती हैं। उन कापियों की एनुअल डिमांड कितनी है, उनकी एनुअल डिमांड कितनी है, सालाना वो कितनी बिक जाती हैं। एक ऑर्डर जो आप देते हैं तो उसका कॉस्ट कितना है। ऑर्डर के भी कॉस्ट होते हैं। आप ऑर्डर को टाइप करना, उसको मेल करना, बिलफर्ज TCS वगैरह के ज़रिए भेजना, उस पर ख़र्चा आता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट पर ऑर्डर जो है ये भी अहम बात है। दूसरा है कॉस्ट पर यूनिट। हर यूनिट का कितना कॉस्ट है, मतलब एक जो कॉपी आप मंगाते हैं तो उस पर कितना पैसे बंद हो जाते हैं, इसका असल मतलब ये है, ठीक है ना। आपका कितना पैसा उसमें बंद हो जाता है, ये असल में है इन्वेंट्री पर आपका कितना पैसा बंद है, इसका असल मतलब ये है। और होल्डिंग कॉस्ट ये है कि आपने वो इसी की परसेंटेज होती है, कॉस्ट पर यूनिट उसकी परसेंटेज होती है। मतलब ये कि होल्डिंग कॉस्ट ये है कि आपने उसको जो अपने पास कहीं ना कहीं रखेंगे दुकान में या और किसी गोदाम वगैरह में रखेंगे तो उस पर ख़र्चा आएगा। क्या ख़र्चा आएगा, बिलफर्ज आप गोदाम के इंश्योरेंस देंगे और चौकीदार वगैरह रखेंगे तो उस पर ख़र्चा आएगा। तो वो जो और ये कि उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी बात है कि कितना पैसा बंद हो रहा है तो उसकी भी बात, ठीक है ना। तो ये सारे हिसाब आप करके आप ये क्वांटिटी है वो जिसको आप होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं, H होल्डिंग कॉस्ट, ये बेसिकली I/C के बराबर होती है, ठीक है। ये ख़ुद एक फार्मूला है। बहरहाल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला है 2 × D × S / H अंडर द रूट। मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर मौका मिला मेरे पास आ गए तो वहाँ मैं बता दूँगा।
लेकिन यहाँ इस तमाम कहानी का मकसद ये है कि ये फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह लिखते हैं, इसको भी अभी आप थोड़ी देर बाद देख लेंगे कि ये लिखा जा सकता है। ये एचआर से कुछ एग्जांपल हैं। जिस तरह फाइनेंस में, कॉस्ट अकाउंटिंग में और जगहों पर मार्केटिंग में मैथ्स इस्तेमाल होता है, इस तरह एचआर में इस्तेमाल होता है। जैसे एक चीज़ है रिटायरमेंट रेट। रिटायरमेंट ये है, रेट कहते हैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। ये एक साल में कितने एम्प्लॉय रिटायर हो गए हैं और टोटल एम्प्लॉय कितने थे, ठीक है ना। तो इससे आपको रिटायरमेंट रेट का पता चल जाता है कि किस रेट पे रोड हमसे रिटायर हो रहे हैं। हमारी सैलरी में कितने परसेंट आया, कि सैलरी में कितनी हाइक मिल गई है, कितना सैलरी में इंक्रीज़ आया है। एक बंदा अपना मालूम करना चाहते हैं तो तरीका यह है कि न्यू सैलरी से प्रीवियस सैलरी माइनस करे और फिर प्रीवियस सैलरी पे डिवाइड भी करे। इसका तरीका यह है कि न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाई ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाई ओल्ड। और अगर ये परसेंटेज में करना हो तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन लिख के 100 भी कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि सैलरी में कितने परसेंट इंक्रीज़ आया है। अच्छा जी, एक है एचआर कॉस्ट पर फुल टाइम एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो ये एक, जिस तरह मार्केटिंग वालों के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि भाई रेवेन्यू का कितना जनरेट हुआ और मार्केटिंग पे ख़र्चा कितना आया। यहाँ पर है कि जी एचआर डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल एचआर कॉस्ट कितना है और फुल टाइम एम्प्लॉय कितने हैं एचआर में, टोटल नंबर ऑफ़ फुल टाइम एम्प्लॉय कितने हैं, ठीक है। यानी फुल कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय कितने हैं। तो एचआर कॉस्ट जो है पर एम्प्लॉय हमारा कितना है, पर एम्प्लॉय हमारा एचआर कॉस्ट कितना है, ये इस इक्वेशन से मालूम होगा। फिर ये आपके पास तरह तरह के फार्मूले हैं जो फाइनेंस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये देखें, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला I=P/RT, ठीक है। इसमें P क्या है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो जो कर्ज दिया गया था। R क्या है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। T है टाइम इन ईयर्स, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला वो जो सूद पे भी सूद लगता है, ठीक है ना। तो वो फार्मूला A=P×1+R/n⁻N_T, ये फार्मूला है। और इसमें P प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट है, N जो है कंपाउंडिंग्स हैं कि भाई साल में कितनी दफ़ा ये कंपाउंडिंग होगी। साल में एक दफ़ा होगी तो फिर तो आपको फार्मूला ज़रा आसान हो जाएगा, वो हो जाएगा P×1+R, क्योंकि N 1 हो जाएगा, P×1+R⁻T हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। यहाँ से भी N गायब हो जाएगा, यहाँ से भी N गायब हो जाएगा, P×1+R⁻T। लेकिन अगर साल में एक से ज़्यादा कंपाउंडिंग हो रही हैं, बिलफर्ज आप कहते हैं क्वार्टरली कंपाउंड, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो फिर N आपके पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4, और अगर मंथली कंपाउंड हो तो ये N 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12। तो बार ये तरीका चलता है, ये फार्मूला। अब आपको ये ठीक ठाक मैथ्स लग रहा है, इसमें डिवीजन भी, इसमें ब्रैकेट भी, इसमें पावर भी, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। और रूटीन के वर्ड में इसको लिखना ज़रा मुश्किल काम है। इस तरह के फार्मूले, फिर ये फार्मूले, ये वर्ड में इसको लिखना जो है ना, डायरेक्ट वर्ड में आम फैसिलिटी से इसको लिखना मुश्किल है, या इस तरह के फार्मूले, ठीक है ना। ये है इफ़ेक्टिव रेट का फार्मूला। बिलफर्ज अगर महीने में मंथली कंपाउंडिंग हो रही है तो ये N 12 हो जाएगा, N आपके पास 12 हो जाएगा। इसमें फिर अगला आपको कहता है कि जी हम आपको 10% रेट चार्ज करेंगे, लेकिन वो मंथली कंपाउंडिंग के साथ। तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप सपोज़ करते हैं कि ये 10% चार्ज करेंगे, एक्चुअली ये 10% से ज़्यादा होता है। उसका इफ़ेक्टिव रेट कितना है वो आप ये इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। बहरहाल ये कभी अगर फाइनेंस में डिटेल में आप मेरे सामने आए, यहाँ असल मकसद इसका ये है कि फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। ये फार्मूले, ये फार्मूले, ये फार्मूले, ये अब एमोर्टाइज लोन पेमेंट, ठीक है। ये लोन की जो किस्त की अमाउंट है, ठीक है ना, वो आप इस फार्मूले से मालूम करते हैं। वो P इज़ द अमाउंट बारोड, I इंटरेस्ट रेट, और N इज़ नंबर ऑफ़ पेमेंट,
ठीक है ना। तो आप किस्त की अमाउंट मालूम करते हैं इस फार्मूले से, और रिमेनिंग बैलेंस जो है इस फार्मूले से मालूम करते हैं कि इतनी किस्तें पे हो गई हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ पेमेंट्स है और नंबर ऑफ़ पेमेंट्स ऑलरेडी मेड, एक्स इज़ नंबर ऑफ़ पेमेंट्स ऑलरेडी मेड, एक से तादाद में किस्तें पे कर दी हैं, तो अब रिमेनिंग बैलेंस हमारे ज़िम्मे कितना है, तो इसका ये फार्मूला, ठीक है ना जी। और अब आपको ये चीज़ मैं वर्ड में डेमोंस्ट्रेट करूँगा, ठीक है, और ये सारी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। चले जी, अब वापस इस सब पे जाते हैं और देखते हैं कि ये फार्मूले हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो ये कि इसको लोड कैसे करते हैं वर्ड में, तो चले पहले वर्ड तो देख लें। ये हमारे पास वर्ड आ गया, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, ठीक है। तो पहली बात ये कि वो इक्वेशन टूल किधर है, तो ये देखें इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट टेब, और इस रिबन पे आप इधर आएंगे तो ये इक्वेशन। इसके अलावा ये वो तरह तरह के सिंबल्स भी हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सिंबल्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इक्वेशन टेब, ठीक है। इक्वेशन टेब पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास एक जगह आ गई, यहाँ पर आप इक्वेशन लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आपके पास वो जो इक्वेशन डिज़ाइन टूल्स हैं वो सारी यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। वो जो मैं अभी आपको बता रहा था वो सारी इधर आ गई हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आप इसको फुल स्क्रीन के बजाय ज़रा इस तरह छोटा करें तो ये फुल नज़र नहीं आता, लेकिन वो होता ज़रूर है। जैसे ये देखें, ये ऐसे अगर आप ऐसे करें तो ये बाकी भी आपको अवेलेबल हो जाना है, ठीक है। तो ये, और अगर फुल स्क्रीन करें तो ये ऐसे हो जाता है। तो फिर तो बाकी इसमें फिर भी सारे नहीं आते, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखें, वो तो मुख्तलिफ़ किस्म के एरोज़ और वो अल्फ़ा बीटा गेमा और वो सारे आपके सिंबल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। ये देखें, बहुत सारे तरह तरह के सिंबल्स आपको जो फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, इसमें इस्तेमाल होते हैं, मैथ्स में, वो आपको अवेलेबल होते हैं। और थोड़ा सा ये कुछ वो तरीके हैं कि भाई अगर आप सिंपल आम टेक्स्ट में लिख लें या हैंड रिटन व बाज़ औक़ात लिख लें, तो उसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह बाद में, ये ज़्यादा आसान है, मैं डायरेक्ट इसी को सिखाना चाहता हूँ। चले मैं आपको बताता हूँ कि कोई इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। बिलफर्ज ये तो हो गया। अब मार्केटिंग एक्सपेंस टू रेवेन्यू रेशो ये कैसे लिखते हैं, ये मैंने कैसे लिखा है, ठीक है ना। मार्केटिंग एक्सपेंस टू रेवेन्यू रेशो, वैसे तो ये लिखा हुआ है, चले पहले पे कोई और बता देता हूँ जो ज़रा अच्छा लिखा हुआ नज़र नहीं आता। पहले वो देखा, वो HR से मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए रखे हुए हैं, ये ज़रा देख रहे हैं आप एग्जांपल। अक्सर आप इस तरह लिखते हैं, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय जो है टोटल रेवेन्यू और स्लेश और टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ठीक है। और इस तरीके से आप तरह तरह के फार्मूले लिखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये फार्मूले पढ़ना ज़रा मुश्किल होते हैं। अच्छा, ज़रा ये भी फार्मूला देखें, क्या ख्याल है, HR में काफ़ी कम्प्लेक्स फार्मूले भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखें, सैलरी हाइक वाले वो फार्मूला। अब इसमें अगला ये ब्रैकेट लगा कर ये क्या बताना चाहता है कि न्यू सैलरी से ओल्ड सैलरी माइनस कर लो, पहले ये अलग से कैलकुलेट कर लो, ब्रैकेट का यहाँ ये मतलब है, और बाद में ओल्ड सैलरी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये ब्रैकेट इसके लिए लगाई गई है। चले मैं यही एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, तरीका इस एक से ही आपको वो पिछले भी सारे फार्मूले समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, एक मिनट, ज़रा ऐसे कर लेते हैं। ये सैलरी फार्मूला मैं ज़रा इधर ले आऊँ ताकि वर्ड से इसको, वर्ड को अगर हम मिनिमाइज़ करें तो ये नज़र आए, ये फार्मूला हमें नज़र आए। ये देखिए, ये फार्मूला है, सैलरी हाइक सिंस लास्ट ईयर। तो आप क्या लिखेंगे इस वर्ड में, यहाँ पर
आप लिखेंगे सैलरी, सैलरी हाइक सिंस लास्ट ईयर इज़ इक्वल टू, ये इक्वल टू मैंने प्रेस कर दिया जस्ट। अब यहाँ वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं और मुझे ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए। क्योंकि क्यों चाहिए ये वाला? क्योंकि मैंने एक नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करना है, तो मुझे ये स्ट्रक्चर चाहिए, ये वाला। खुद इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ये अगर आपने देखा हो मॉडर्न मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव का सिंबल लिखना है। बहरहाल फ़िलहाल मुझे ये चाहिए, ये सिंबल। अब ऊपर में ये जो ऊपर वाला है न्यू सैलरी माइनस प्रीवियस है। अब आप देखेंगे कि मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, क्यों? अभी आपको समझ आ जाता है, ठीक है। चले पहले ये नीचे वाला सैलरी प्रीवियस ईयर वाला नीचे लिख लेते हैं, ये ज़रा आसान हो जाएगा। जब ये इस तरह सिंपल शेप हो जाए तो आप इसमें लिख लें सैलरी, सैलरी और प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ये हो गया। यहाँ पर अब मुझे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखूँगा न्यू सैलरी माइनस और सैलरी प्रीवियस ईयर। पिछले साल सैलरी कितनी थी। अब आप ये गौर करें कि मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, वजह ये है कि ये लंबी लाइन खुद ब्रैकेट का काम करती है। इनको ले ब्रैकेट चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत छोटा सा डिवीजन सिंबल लगाया है, मैंने बहुत बड़ा डिवीजन सिंबल लगाया है। इस बड़े डिवीजन सिंबल का मतलब ये है कि इसको अलग से कैलकुलेट करो, इसको अलग से बाद में डिवीजन करना, ठीक है ना। अब ये आप देखें, ये फार्मूला इससे नज़र आएगा। अब बताएं अच्छा नज़र आता है कि नहीं नज़र आता? ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग फार्मूले लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लोग फार्मूले लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इस फार्मूले को आप बिलफर्ज इसको सेलेक्ट कर लें ऐसे, यहाँ पर आप चाहें तो इसको इधर ले आएँ, आप चाहें इसको इधर ले आएँ, आप चाहें इसको दरमियान में ले आएँ, वगैरह वगैरह, ये हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो दरमियान में होता है, सेंट्रलाइज होता है, ठीक है ना। हालांकि आप अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंट्रलाइज होता है, लेकिन आप इसको इधर उधर ले जा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि जी फार्मूला, सिंपल किस्म का फार्मूला किस तरह लिखते हैं। वो मार्केटिंग वाला भी ऐसे लिख लेंगे, दूसरे भी लिख लेंगे, आसान आइडिया आपको समझा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फाइनेंस वाले फार्मूले कैसे लिखे जाते हैं। ज़रा मुश्किल है ना, बल्कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले कैसे लिखे जाते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2DS डिवाइड बाई H अंडर द रूट, ये कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो ठीक है, चले हम अगेन जाएंगे इंसर्ट इक्वेशन, ठीक है, EOQ इक्वल टू, और अब की दफ़ा मुझे ये नहीं, पहले मुझे ये चाहिए रूट, ये वाला रूट चाहिए, ठीक है ना, ये वाला रूट चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो फार्मूले में यही वाला रूट है। उसके बाद फार्मूले क्या है, जब रूट के अंदर क्या है तो उसमें एक नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड हो रहा है, डिवीज़न है। तो आप ज़रा देखें मैं डिवीज़न यहाँ कैसे लेकर आता हूँ, इस पर क्लिक करें और ये देखें, ये डिवीज़न भी इसके अंदर आ गई और रूट ख़ुद उसके मुताबिक बड़ा हो गया, ठीक है। अब ज़रा देखें कि इसमें मज़ीद क्या लिखना है, 2DS बाई H, ये देखें 2, ये मल्टीप्लाई साइन 2D, अगेन मल्टीप्लाई साइन S और नीचे H, 2DS बाई H, 2DS बाई H, ये आपके पास फार्मूला हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। तो मेरा ख्याल में आपको समझ आ गया ये फार्मूला किस तरह लिखा जाता है,
ठीक है, ये फार्मूला कैसे लिखा जाता है। अब ज़रा बात कर लेते हैं फाइनेंस के फार्मूलों की। वो कैसे लिखा जाते हैं। ये एचआर का तो मैंने आपको ये वाला फार्मूला लिख दिया, बस इसे एक से ही होपफुली आपको सारी समझ आ गई होगी। अब ज़रा ख़ास तौर पे इधर आते हैं। ये तो बड़े आसान फार्मूले, सिंपल आई इक्वल टू पी आर टी, ये तो मुश्किल नहीं है। लेकिन ज़रा ये फार्मूले ये कैसे लिखा जाते हैं, तो ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, पहले अगर आप लिखना चाहते हैं आई इक्वल टू पी आर टी, तो वो तो बहुत आसान है। आई इक्वल टू ये पी आर और टी, चलो जी बात ख़त्म हो गई, ये तो बहुत आसान है। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा फार्मूला, उसके लिए मैं अभी से ही जगह बना दूँ। दूसरे फार्मूले के लिए फार्मूला पहले देख लें। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई एन पावर एन टी, ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर एन टी। ये देखें मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, और यहाँ मुझे डिवीजन चाहिए। अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा ज़रा गलत हो गया। मुझे पहले एक चीज़ है और उसकी पावर है, तो पावर तो यहाँ से आती है। ये देखें ये जगह है एक नंबर, ये देखें एक नंबर और उसकी पावर, तो मुझे पहले ये चीज़ चाहिए। अच्छा जी, पावर में क्या है, पावर में है एन टी, वो अब इसे ही लिख लेते हैं एन टी, ये पावर आ गया। अब ये नीचे ज़रा काम ज़्यादा है, इसको बाद में कर लेते हैं। ये देखें ना, पावर एन टी मैंने पहले लिख लिया, और ये ब्रैकेट और 1 प्लस आर बाई एन अभी लिखूँगा। चले इसके अंदर ब्रैकेट, तो ये मेरे पास ब्रैकेट आ गई है। तरह तरह के ब्रैकेट्स अवेलेबल हैं, ये ब्रैकेट। अच्छा, ये अब लिखेंगे 1 प्लस, ये जगह अब मैंने यहाँ पर जो है ना, जहाँ पर अभी कर्सर है वहाँ मैंने ये चीज़ रखनी है। ये है आर बाई एन। और अब ज़रा देखें आपके पास फार्मूला कैसे हो गया। ठीक है ना, ये फार्मूला ऐसे लिखा जाता है 1 प्लस आर बाई एन पावर एन टी। ठीक है ना, तो ऐसे आप ये फार्मूले लिख लेते हैं। ये हो गया। अब आपको एक और फार्मूला बता देता हूँ। बिलफर्ज मुमकिन है कि आपको ये फार्मूला ज़रा मुश्किल लगे। आर इक्वल टू पी आई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन, तो देखिए कैसे लिखा जाता है ये फार्मूला। इंसर्ट इक्वेशन, मैं ऐसा करता हूँ, बार बार उधर आने जाने से जान छुड़ाने के लिए ज़रा आसान रास्ता ढूंढता हूँ। ये सब की तो वैसे भी आपको समझ आ गई है। मैं अगला एक पेज रख कर उस पेज में मैं काम इस तरह करता हूँ। ये मैंने एक छोटी सी टेबल इंसर्ट कर दी है। ये शेप में यहाँ से कॉपी करके वहाँ वर्ड में ले जाता हूँ। ओह बहुत बड़ा हो गया, कोई मसला नहीं, छोटा कर लेते हैं इसको। इस तरह आपको ये भी समझ आएगी कि मैं ये बास काम करता कैसे हूँ। ये देखें ये पिक्चर कैसे छोटी होती है। अब हमारे पास जगह बन गई है। ठीक है, यहाँ फार्मूले रख सकते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप बिलफर्ज आप इंसर्ट और इक्वेशन, यहाँ हम एक इक्वेशन रखना चाहते हैं। अब मुझे यहाँ उधर आ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप वो सारे इधर लिख सकते हैं। ठीक है ना,
बाद में बेशक यहाँ से उठा के वर्ड में कहीं और रख लेंगे और ये चीज़ें ये ऐसा डिलीट कर देंगे अगर रखा ना हो। अब बिलफर्ज आप लिखना चाहते हैं आई इक्वल टू पी आर टी, आई इक्वल टू पी आर टी, ठीक है ना। अच्छा और ऐसे करके इंटर प्रेस कर ले। ये ज़रा बुरा लग रहा है, चले इसको ठीक कर लेते हैं। ये चीज़ें भी आपको नज़र आनी चाहिए। ये टेबल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऑटो फिट टू विंडो कर लें, ये ख़ुद ही बड़ा हो जाएगा। अच्छा जी, टेबल का ये सा उसने ये ज़रा ये देख लें टेबल, ये चलो जी, तो टेबल का ये से छोटा हो गया, यहाँ पर बड़ा आ गया, ये सेटिंग हो गई। अच्छा ये फार्मूला अब अगर आप ये वाला लिखना चाहते हैं तो आप इंसर्ट इक्वेशन ए इक्वल टू पी और मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने देखे ना एक नंबर है और उसकी पावर है, तो पावर तो यही जगह है, ये सुपरस्क्रिप्ट, ये पावर आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पावर लिखेंगे और यहाँ वो ब्रैकेट वाला। चले आपकी दफ़ा ब्रैकेट वाला काम पहले कर लेते हैं। 1 प्लस और यहाँ आर बाई एन लिखना है, तो उसका आर बाई एन के लिए तो ये तरीका है, ये आर बाई एन हो जाएगा, आर बाई एन ये हो गया और पावर एन टी। अच्छा ये ज़रा देखें यहाँ पर एक ज़रा स्पेस पर ये है ना, ऐसा नहीं, यहाँ आप स्पेस लगाएं, तो ये एक मिनट, क्योंकि ये इस ब्रैकेट से ज़रा निकला हुआ है, ये ब्रैकेट ज़रा ज़्यादा सही है, ये सही नहीं है, इसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ ये या इसके बाद एक स्पेस लगाना है तो ये सेट हो जाएगा, एक स्पेस इसके बाद लगा देना है तो ये सेट हो जाएगा, खुद ही एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। और ये इसके बाद इस स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहरहाल आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा जी ये देखें, अब मेरा ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं रही क्योंकि आप ऑलरेडी पावर वगैरह देख चुके हैं। अगर आप ये लिखना चाहते हैं, ये वाला फार्मूला लिखना चाहते हैं, तो ये देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, R इज़ इक्वल टू, ठीक है, और ये डिवीज़न हो रही है तो हम इस तरह लिख लेंगे, यहाँ पी आई और नीचे ज़रा कहानी ज़्यादा है, 1 माइनस और आप देखेंगे कि ये लाइन खुद ब खुद लंबी होती जाएगी, ब्रैकेट 1 प्लस आई अगेन ब्रैकेट, ओहो एक तो पावर लगाना भूल गया हूँ, तो पावर सिंबल क्योंकि बाद में पावर लगानी है, तो ये पावर सिंबल यहाँ पर आप लिखते हैं ब्रैकेट में 1 प्लस आई ये और पावर माइनस एन और ये आपके पास बन गया फार्मूला, ठीक है। अब आप एक और देख लें। अच्छा एक ये है कि दरमियान में एक फार्मूला दूसरे फार्मूले के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस रख लिया करें ताकि साफ नज़र आए, ऐसे, ठीक है, ज़रा डिस्टेंस रख लिया करें ताकि साफ नज़र आए, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। अच्छा जी एक अब ज़रा इधर देख लें, ये जो फार्मूला है ये ज़रा आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है, तो आप देखें हमें कितनी आसानी से लिखा जा सकता है, B इक्वल टू R और अब की दफ़ा हमें बड़ी ब्रैकेट चाहिए, तो वो भी इधर है, ये वाली बड़ी ब्रैकेट, उस ब्रैकेट के अंदर डिवीज़न हो रही है, एक नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड हो रहा है, तो चले जी इसकी जगह हम डिवीज़न रख लेते हैं, ये हो गया,
ठीक है, नीचे तो आसान सा काम है, बस जैसे एक आई लिखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। ऊपर जो है 1 माइनस और फिर अगेन कुछ कहानियाँ हैं, 1 माइनस, और हमें पावर सिंबल चाहिए यहाँ पर, यहाँ हमें पावर चाहिए, ठीक है। तो पावर यहाँ से आता है, ये देखें, ये सब सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है, और ये डबल स्क्रिप्ट भी है। अजीब अजीब चीज़ें मौजूद हैं आपको। बहरहाल फ़िलहाल मुझे ये चाहिए। यहाँ पर लिखना है 1 प्लस आई, 1 प्लस आई ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और ये पावर में लिखना है माइनस, ब्रैकेट में n माइनस एक्स, n माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। बाहर, तो इस तरीके से आप ये पूरा फार्मूला लिख सकते हो। काफ़ी, अगर आप गौर करें तो इधर ये इतना साफ नज़र नहीं आ रहा जितना साफ इधर नज़र आ रहा, ठीक है। वर्ड आपको उसको बड़ा प्यारा सा अरेंज कर दे, ठीक है। इसी तरीके से आप बाज़ फार्मूले जो बिलफर्ज स्टैटिस्टिक में यूज़ होते हैं, बिलफर्ज चले मैं नेट पे ज़रा सर्च कर लेता हूँ स्टैटिस्टिकल कोई फार्मूला और आपको इधर लिख कर बता दूँ। अब मेरा ख्याल में इसकी मुझे ज़रूरत नहीं रही, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, स्टैटिस्टिक का कोई फार्मूला ले आते हैं जी इधर, वो भी साथ साथ मैं बता देता हूँ। नेट है मेरे पास? नहीं है। अभी यहाँ से मैं नेट एक्सप्लोरर लोड कर लेता हूँ और चले यहाँ पर सर्च कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, ठीक है। और इसके ज़रा इमेजेस देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह के फार्मूले हैं। ये एक हाथ मेरे ख्याल में काफ़ी होगा, बस ये ज़रा देखें, कॉपी इमेज, आपकी दफ़ा वर्ड में ये ले जाते हैं और वही इतना बड़ा नहीं छोड़ा करो उसको, ठीक है। ये देखें, ये ज़रा छोटा हो जाए। अच्छा जी, अच्छा जी, अब मेरा ख्याल में इनको डिलीट कर लेते हैं। इनको क्या करना है, आपको समझ आ गई है कैसे करना है। अब आपको स्टैटिस्टिकल फार्मूला आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप इक्वेशन लिख सकते हैं, ये वो पुरानी वाली मौजूद थी बाहर। अब बिलफर्ज आप एक्स बार 1/n समेशन एक्स आई बाई एन समेशन एक्स आई ये लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? अच्छा जी, इक्वेशन को इंसर्ट, ये वो डिज़ाइन टूल हैं। एक्स बार लिखना है, एक्स लिखना है, उसके ऊपर बार लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये जगह देखें, इसमें एक जगह पर अभी आपको नज़र आ जाएगा, ये जगह एक बार। अगर 2 बार लिखना हो तो ये बार वाला में ये चाहिए। ऊपर कोई और टिल्ट सा साइन बनाना हो और चीज़ें बनानी हो तो वो अलग, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये वाला चाहिए। इसमें मैं लिखूँगा एक्स बार, एक्स, तो ये एक्स के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी मज़ीद कुछ लिखूँगा तो उस पर भी बार आएगा, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं एक दफ़ा राइट एरो की प्रेस करूँ ताकि ये से बाहर आ जाए। अब आप इक्वल टू लिखें तो अब उस पर बार नहीं आएगा। इसके बाद अब आपने ये फार्मूला लिखना, ठीक है ना। ये फार्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं। एक तरीका तो यह हो सकता है कि जी हम पहले 1/n लिख लें फार्मूले में, जिस तरह इधर इन्होंने लिखा हुआ है 1/n, और इसके बाद हम ये सिंबल इंसर्ट कर दें, ये सिंबल, लेकिन ज़्यादा बेहतर इस फार्मूले के लिए अभी ये सिंबल है, ये। अब यहाँ पर जो है ना आपने लिखना है i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, इधर लिखना है n,
और यहाँ लिखना है एक्स आई। अब एक्स आई कैसे लिखना है, यहाँ पर अब आपको सबस्क्रिप्ट की अहमियत समझ आएगी। ये यहाँ एक्स लिखना है और नीचे आई लिखना है, एक्स आई। होपफुली आपको कुछ कुछ समझ आ रही होगी मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, ये फार्मूला ऐसे हो गया, ये है बाहर। ठीक है ना, एक्स बार इक्वल टू 1/n और समेशन एक्स आई, ये आप देख लें उसी तरह का। इस फार्मूले को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो भी आपको बता देता हूँ, वो भी ज़रा बता देते हैं आपको। बिलफर्ज आप इस तरह लिखते हैं, इंसर्ट इक्वेशन एक्स बार, सबसे पहले ये एक्स बार, मैंने कहा राइट एरो प्रेस करें, इक्वल टू लिखें, और ये देखें ये भी हो सकता है। यहाँ डायरेक्ट एन पे डिवीज़न करनी है तो इधर डिवीज़न कर लेते ना, और इसमें आप लिखना चाहते हैं ये, यहाँ पर फिर आप लिखें आई इक्वल टू, ये नीचे वाला आई इक्वल टू 1 to n, और इसकी जगह आप लिख ले एक्स आई, ये आई। ठीक है, ये ऐसे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वही फार्मूला है। ठीक है ना। अच्छा, फार्मूले के एंड में अगर आप स्पेस प्रेस कर लें तो वो इसको ये इधर नहीं, फार्मूले से बाहर आ जाए, यहाँ स्पेस प्रेस कर लें तो वो उसको इधर ले आता है, वो उसको टेक्स्ट का हिस्सा बना लेता है, और उसको ख़त्म कर लें तो उसको अलग लाइन समझने लगता है। तो बाहर फार्मूला अलग लाइन पे ज़्यादा अच्छा होता है। ये एक और ज़रा देख लें, ये फार्मूला, ये सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। ठीक है, अलबत्ता पाकिस्तानी बुक्स में आपको सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यहाँ सिग्मा नज़र नहीं आएगा, एस नज़र आएगा। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये जो है ना, ये सिंबल नज़र आएगा। बाहर हमें फ़िलहाल इससे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। मैं ये फार्मूला कैसे लिखा जाता है इधर, ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये सिंबल कहाँ मिलेगा, ये देखें, इधर आए, ये वो अल्फ़ा बीटा गैमा शुरू हो गया ना, इसमें ये सिंबल ये वाला, दिस इज़ इक्वल टू, और रूट चाहिए हमें, ये वाला रूट के अंदर 1/n-1 कैसे लिखेंगे, तो ये 1 डिवाइडेड बाई और n-1, और फिर ज़रा राइट एरो प्रेस करके इधर आ जाए, और अब आप ये सिंबल लें, यहाँ पर आप लिखें i इक्वल टू 1, यहाँ लिखें n, और यहाँ लिखें ब्रैकेट के अंदर, लेकिन आप गौर करें कि इस पर पावर भी है, तो यहाँ पहले ये काम करना है, और पावर 2, पावर की जगह उसकी वैल्यू लिखनी, और यहाँ हमें ब्रैकेट लिखने हैं, ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स आ गए। अब ब्रैकेट के अंदर लिखना है एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई कैसे लिखते हैं, तो ये ज़रा एक्स आई, और ज़रा राइट एरो की के राइट एरो एक्स आई माइनस और एक्स बार कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास तरीका है, यहाँ एक्स लिखने होगा। ठीक है, एक्स बार, और अब आप देखेंगे पूरे फार्मूले को, तो होपफुली आपको समझ आ रही होगी कि ये फार्मूले कैसे लिखते हैं। ठीक है, बाकी ये वाला फार्मूला, तो बाज़ फार्मूले एक दूसरे से जनरेट भी हो जाते हैं। ये देखें, इसमें बेसिकली सिग्मा स्क्वायर लिखना है और इस पर रूट उड़ाना है,
ठीक है, तो ये भी हो सकता है। आप कैसे लिखेंगे इसको? इंसर्ट इक्वेशन, और ये देखें कि मैं सिग्मा स्क्वायर सबसे पहले लिखता हूँ। ये वो सिग्मा की तरह अभी था ना, ये वाला है सिग्मा और उस पर स्क्वायर, और राइट एरो पे आके और इक्वल टू लिखें, ये हो गया वो सिग्मा स्क्वायर। अब इसके अंदर ये वाला लिखना है जो इसके रूट वाला है, एक ही चीज़ है। तो आप इधर से कॉपी कर लेना, इस तरह आपको कॉपी पेस्ट इसमें समझ आ जाएगी। ये देखें, ये सारा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी, और यहाँ आके फार्मूले के अंदर आके कंट्रोल वी, ये हो गया कंट्रोल जेड। ये वो दूसरी चीज़ कॉपी में लग गया यार, ये बेवकूफ़ नालायक है वर्ड बहुत ज़्यादा यार। चले, ये इस तरह सेलेक्ट कर लें, शिफ्ट एरो की से सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, चलेगी वो आ गया। अब आप देख सकते हैं मतलब रूट के बगैर आ गया, ज़ाहिर है इधर स्क्वायर होगा तो रूट उड़ जाएगा। तो आप फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ रही होगी कि स्टैटिस्टिक के फार्मूले हों, मैथमेटिक्स के फार्मूले हों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने पहले ही बता दी थी पिछले लेक्चर्स में। तो ये किस तरह इसमें फार्मूले लिखे जाते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, ठीक है ना जी। इसमें इंटरनेट के बहुत ज़्यादा थैंक यू कि इतने बहुत सारे फार्मूले और सब कुछ जो है हमें आसानी से एक जगह मिल जाते हैं। और अब मेरे ख्याल में बस इसको क्लोज़ करते हैं, इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।